गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, जैसा ही कोरोना काल दोबारा से स्टार्ट हो गया है तो आपका जो सिलेबस बचा हुआ है वो हम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन है पादपों का या जीवों का पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। किस साथ? पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। या ऐसे कह सकते हैं कि अधिकतम वृद्धि के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। पादप या जीव अपनी अधिकतम ग्रोथ के लिए, किसके लिए? अधिकतम ग्रोथ के लिए पर्यावरण के साथ संतुलन उत्पन्न करते हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। भाई एक सीधा सा सिद्धांत दिया था डार्विन ने कि जो जीव जो है क्या कहेंगे, वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाएंगे या वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेंगे, वो ही जीवित रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन है कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। अनुकूलन जो है पादपों में 3 प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। नंबर 1 है शारीरिक अनुकूलन, पौधों की बनावट के आधार पर कि पादपों की कौन से वातावरण में उगने वाले पौधों की बनावट कैसी होगी, उनमें शारीरिक अनुकूलन कौन कौन से होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जलीय पादप जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उन पर मोमी परत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनमें शारीरिक अनुकूलन है ये, क्योंकि पत्तियां जो है वो क्या नहीं, वो गले नहीं, सड़े नहीं, उसके लिए उन्हें मोमी परत पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे हम दूसरा देखते हैं मरुस्थलीय पादप ले लीजिए आप, उनमें जो है पत्तियां नहीं पाई जाती, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि वो उनमें शारीरिक अनुकूलन है। क्या है वो? शरीर की बनावट में, क्योंकि वहाँ जब वाष्पोजन अधिक होगा तो जल तो है नहीं, तो वाष्पोजन अधिक होगा तो कैसे व्यवस्था होंगी, इसलिए उसमें क्या होता है, तो पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तीसरा आप जानते हैं, आपने जो सामान्य द्विबीजपत्री पादप हैं इनमें भी एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, इनमें भी शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका कार्य अनुकूलन। कार्य अनुकूलन क्या है भाई? पौधों के अंदर होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं, फिजियोलॉजी की जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ठीक है, चाहे जनन हो, ये सभी किसके आते हैं? फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मतलब पादपों के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? आपकी कार्य अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। नंबर 3 है वातावरण के साथ अनुकूलन होना। के साथ? वातावरण के साथ जो अनुकूलन है ये हम कह सकते हैं जलवायु के प्रति जो अनुकूलन है वह पादपों का वातावरणीय अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुकूलन जो है पादप कहाँ से अधिक अर्जित करते हैं? पादप जो है वातावरण से जो है अपने अनुकूलन को प्राप्त करते हैं। अधिकतम अनुकूलन जो है वो वातावरण से, बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पादपों में वातावरण तथा परिवेश के अनुसार निरूपित अनुकूलन लक्षणों को पादप अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। और वातावरण के पादपों के साथ जो क्रियाएं होती हैं उन्हें वातावरण के साथ पादपों की जो क्रियाएं हैं पादप अनुक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। आप हम सभी जानते हैं कि भाई पादप अनुकूलन का महत्व क्या है। जल जो है इससे किस प्रकार प्रभावित करता है इसको, तो देखिए हम पहले तो पढ़ते हैं कि भाई पौधों में जल संबंध क्या है। पौधों के साथ जल संबंध कैसे? पौधों का जल संबंध, पौधों का जल संबंध, पौधों का जल संबंध क्या है? जल संबंध किसे कहते हैं कि भाई पादपों का जल के साथ क्या संबंध है। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि पादपों में जल अवशोषण और बाष्पोत्सर्जन 2 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 होता है जल अवशोषण और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन। 2 क्रियाएं पादपों में महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है जल अवशोषण और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन। ठीक है। हम सभी जानते हैं जल अवशोषण की जो क्रिया होती है वो मूल रोमों के द्वारा होती है, और बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की मूल रोमों के द्वारा होती है और पत्तियों के द्वारा वो जो होता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि अवशोषित एवं उत्सर्जित बाष्पोत्सर्जित जल की मात्राओं के अनुपात को जल संतुलन कहते हैं। एक आता है जल संतुलन। तो देखिए इसका क्या है? अवशोषित जल की मात्रा
अवशोषित जल की मात्रा अपॉन बाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। ठीक है, अवशोषित जल की मात्रा अपॉन बाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा, इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम जल संतुलन कहते हैं, जल का संतुलन कहते हैं। देखिए अब आप एक चीज समझिए, मान लीजिए अवशोषित जल की मात्रा कम है, बाष्पोत्सर्जन अधिक है, तो पादप जो है क्या करेंगे? कहाँ से आएगा? जल अवशोषण ही नहीं है तो वो पादप जो है बहुत जल्दी मर जाएगा, सूख जाएगा, तो इसका मतलब उसमें अनुकूलन नहीं होगा। तो अवशोषित जल की मात्रा और बाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा, इन दोनों का जो अनुपात है उसे जल संतुलन कहते हैं। ठीक है, यह विभिन्न पादपों के लिए भिन्न भिन्न होता है, चाहे अवशोषण की दर हो चाहे बाष्पोत्सर्जन की दर हो। तो विभिन्न पादपों में विभिन्न जो है इनकी क्रियाएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अब पादपों का अनुकूलन का वर्गीकरण अपन करें। अब नेक्स्ट आता है पादपों का, नेक्स्ट है आपका पादप अनुकूलनों का वर्गीकरण। पादप अनुकूलनों का वर्गीकरण। देखिए पादप अनुकूलनों का वर्गीकरण जो है उसके आधार पर पादपों को हम विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 है जलोद्भिद पादप। नंबर 1 है जलोद्भिद पादप। ठीक है भाई, जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका समोद्भिद पादप। दूसरा है आपका समोद्भिद पादप। दूसरा आपका समोद्भिद पादप, जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामान्य जलवायु में पाए जाते हैं। तीसरा आपका मरोद्भिद पादप। तीसरा है आपका मरोद्भिद पादप। ठीक है, 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जलोद्भिद, समोद्भिद और मरोद्भिद। इन पादपों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अडेप्टेशन जो है इनमें पाए जाते हैं। सिम्पर एक वैज्ञानिक थे, सिम्पर ने इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया। किसने किया है? सिम्पर ने। सिम्पर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन पादपों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है, ये जो जलोद्भिद पादप होते हैं जलीय आवासों में पाए जाते हैं। समोद्भिद पादप जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में। वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में, अर्थात जब वातावरण कैसा हो? सामान्य हो। ठीक है, और मरोद्भिद पादप जहाँ पर जल की कमी होती है या उच्च तापक्रम तथा जल की कमी। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है पादप अनुकूलनों का 3 प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। समोद्भिद पादप, वे पादप जो वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जलोद्भिद पादप, वे पादप जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं। और तीसरा है मरोद्भिद पादप, वे पादप जो उच्च वातावरण, उच्च तापक्रम एवं जल की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब जो है इसके अनुसार भी बर्मिंग एक साइंटिस्ट थे, बार्मिंग ने अन्य वर्गीकरण कर दिए। एक बार्मिंग साइंटिस्ट थे बार्मिंग। बार्मिंग एक साइंटिस्ट थे। बार्मिंग ने क्या कहा कि पादपों का जो है विभिन्न प्रकार का अनुकूलन दिया। इन्होंने क्या है कि 10 वर्गों में बांट दिया। कितने में? बार्मिंग ने 10 वर्गों में बांट दिया। इनको 10 वर्गों में बांटा, पादप अनुकूलन को 10 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से? देखिए विभिन्न वर्ग हैं। नंबर 1 है आपका अम्लोद्भिद पादप। अम्लोद्भिद जो अम्लीय अवस्था में, अम्लीय जल में, अम्लीय भूमि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अम्लीय भूमि में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका लवणोद्भिद पादप। लवणोद्भिद पादप जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। तीसरा है बालकोद्भिद पादप। बालकोद्भिद पादप
जो बालू मृदा में पाए जाते हैं। चौथा है आपका शैलोद्भिद पादप, शैलोद्भिद पादप जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, शैल पर पाए जाते हैं। पांचवा आपका शीतोद्भिद पादप, शीतोद्भिद पादप जो कहाँ पाए जाते हैं आपके शीत, जहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, शीतोद्भिद पादप कहलाते हैं। छठा है आपका दरारोद्भिद पादप, दरारोद्भिद पादप जो दरारों में पाए जाते हैं, ठीक है, चट्टान दरारों में। 5 है आपका चीरसोफाइट्स, चीरसोफाइट पादप। वे पादप जो व्यर्थ की भूमि पर उगते हैं इन्हें सत्यनाशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सत्यनाशी भी कहते हैं, ठीक है। और 8वां है आपका, 8वां पादप है आपका एर्मोफाइट्स, एर्मोफाइट्स। वे पादप जो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और 9वां है आपका साइलोफाइट्स, साइलोफाइट्स पादप। वे पादप जो कहाँ पाए जाते हैं आपके सवाना में पाए जाते हैं, सवाना अर्थात मरुद्भिद पादप होते हैं ये भी, ठीक है। और 10वां है आपका कच्छोद्भिद पादप, कच्छोद्भिद पादप। वे पादप जो कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे कच्छ या दलदली स्थानों पर उगते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप, ठीक है। देखिए वार्मिंग ने पादपों को अनुक्रम के आधार 10 भागों में बांटा। आम्लोद्भिद जो अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, बालकोद्भिद जो बालू मृदा में पाए जाते हैं, शैलोद्भिद जो चट्टानों में पाए जाते हैं, शीतोद्भिद जो शीत क्षेत्र में पाए जाते हैं, दरारोद्भिद जो दरारों में पाए जाते हैं, चीरसोफाइट्स वे पादप जो व्यर्थ की भूमि पर उगते हैं अर्थात पादप कोई काम के नहीं होते, इन्हें सत्यनाशी कहते हैं। नंबर 8 है एर्मोफाइट्स, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नंबर 9 है साइलोफाइट्स, सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नंबर 10 है आपका कच्छोद्भिद पादप जो दलदली मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार से जो है आपके पादपों का अनुकूलन के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सामान्य परिचय कि भाई अनुकूलन क्या है, अनुकूलन का आधार पादप कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन पहले पर आते हैं जो 3 भागों में बांटे हैं, जलोद्भिद और मरुद्भिद और आपका उनमें नंबर 1 आता है जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद पादप इन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद पादप। हाइड्रोफाइट्स पादप किन्हें कहते हैं? ऐसे कह सकते हैं हाइड्रो ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रो पानी या जल और फाइट मीन्स पादप। हाइड्रो मीन्स पानी या जल, ठीक है, और फाइट्स मीन्स होता है पादप। तो जलीय पादप, कौन से पादप? जलीय पादप। क्या कह सकते हैं इन्हें? जलीय पादप कह सकते हैं। पूर्ण या आंशिक रूप से जल या जल से संतृप्त मृदा में उगने वाले, पूर्ण या आंशिक रूप से जल या जलीय मृदा में, जलीय मृदा से संतृप्त या जल से संतृप्त मृदा में उगने वाले पादप जलीय पादप कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जलीय पादप कहलाते हैं। पूर्ण या आंशिक रूप से जल या जल से संतृप्त मृदा में जो पादप उगते हैं उन्हें जलीय पादप कहते हैं, ठीक है भाई। ये पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं, जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं, या जल जहाँ पर जल अधिक होता है उसके किनारों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। जलीय आवास में जल जो है ताज़ा या लवणीय उससे कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है ना। जल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। उन पादपों की प्रकृति भी जल के आधार पर ही होती है, ठीक है भाई। जलोद्भिद पादपों का जो वर्गीकरण करते हैं हम,
ठीक है, उन्हें हम दो प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, जलोदृत पादपों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जलोदृत पादपों को 3 भागों में बांट सकता है। नंबर 1 है निमग्न जलोदृत, इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है निमग्न जलोदृत, मतलब पूर्ण रूपेण जो है जल में क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। दूसरा है आपका प्लावी जलोदृत, प्लावी जलोदृत जो जल की सतह पर क्या रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं। और तीसरा है आपका जल स्थलीय जलोदृत, तीसरा है आपका जल स्थलीय जलोदृत। 3 प्रकार के होते हैं। निमग्न पादप, वे पादप जो जल में पूर्ण रूपेण डूबे हुए रहते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, निमग्न निलंबी और निमग्न निलंबी जो जल में तैरते हुए रहते हैं, और इस निमग्न स्थिर जो जल में क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ये तैरते हुए रहते हैं, ये स्थिर रहते हैं। प्लावी जलोदृत होते हैं, ठीक है, वो आपके 2 प्रकार के, स्वतंत्र प्लावी, स्थिर प्लावी, ये भी 2 प्रकार होते हैं, स्वतंत्र प्लावी और ये होते हैं आपके स्थिर प्लावी। वे पादप जो क्या रहते हैं, जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं वो, और दूसरे होते हैं स्थिर रहते हैं वो, उन्हें स्थिर प्लावी कहते हैं, ठीक है। और तीसरे आपके जल स्थलीय जलोदृत पादप, वे पादप जो जल और मृदा दोनों पर जो पादप उगते हैं, उन्हें हम, या उभयचर जो होते हैं, उन्हें हम जल स्थलीय जलोदृत पादप कहते हैं, ठीक है। जलीय पादपों को 3 भागों में बांट दिया, निमग्न जलोदृत, प्लावी जलोदृत, ठीक है, और जल स्थलीय जलोदृत, ठीक है। निमग्न जलोदृत 2 प्रकार के होते हैं, निमग्न निलंबी पादप, निमग्न स्थिर पादप। वे पादप जो जल में निमग्न रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है। स्थिर वे पादप जल में डूबे हुए हैं, लेकिन कैसे, स्थिर। एक स्वतंत्र जलोदृत प्लावी क्या होते हैं, जल की सतह पर तैरने वाले पादप, ठीक है। एक तो होते हैं स्वतंत्र प्लावी जो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, एक होते हैं स्थिर जो स्थिर रूप से जो है वो पादपों जो है स्थिर रहते हैं, और कैसे होते हैं, ऊपर जल की सतह पर तैरने वाले होते हैं, ठीक है भाई। ये हुआ आपका जलोदृत पादपों का वर्गीकरण, ठीक है भाई। अब देखिए निमग्न प्लावी है, जिसका एग्जाम्पल जो दूँ मैं आपको, तो सेरेटोफिल्लम, निमग्न प्लावी का है आपका सेरेटोफिल्लम, एग्जाम्पल दें आपका सेरेटोफिल्लम, ठीक है। इसका अपन एग्जाम्पल लें सेरेटोफिल्लम, ठीक है। प्लावी जलोदृत का एग्जाम्पल लें अपन, ठीक है। निमग्न का लें, स्थिर का हाइड्रिला या पोटामोजिटोन, हाइड्रिला या पोटामोजिटोन, ठीक है। इसका निमग्न का क्या है, हाइड्रिला या पोटामोजिटोन, ठीक है। और प्लावी का ले अपन, तो प्लावी स्वतंत्र प्लावी में आता है आपका लेमना या वुल्फिया, लेमना या वुल्फिया, ठीक है। स्थिर प्लावी का ले अपन एग्जाम्पल, तो स्थिर प्लावी में जो है आपके आते हैं जस्सिया है, मार्सिलिया है, जस्सिया, मार्सिलिया, ये जो है आपके किसमें आते हैं, स्थिर प्लावी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो आपका जो है स्थलीय जलोदृत पादप आते हैं, उनमें आप ले सकते हैं बैकोपा है, टाइफा है, टाइफा, बैकोपा है, ये जो पादप हैं ये अपन जलोदृत पादप होते हैं। अब इन पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये अनुकूल रहते हैं, इनमें 3 प्रकार के अनुकूलन होते हैं। नंबर 1 है आकार के अनुकूलन, इनके आकार में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर ये जो है अनुकूलन दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें आकार में, एक तो मूल में क्या अनुकूलन होते हैं, दूसरा है जड़ में जड़ मूल एक ही बात है, मूल में क्या अनुकूलन है, जड़ में क्या अनुकूलन। दूसरा है स्तंभ, इसके तने में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। और तीसरा है इसकी पत्तियाँ, इसकी पत्ती में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इन पादपों की अनुकूलन का अध्ययन कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है मैं ले लूँ आपका, इनमें आकार के अनुकूलन के आधार पर लें अपन, तो देखिए जलोदृत पादपों में आकार के अनुकूलन में नंबर 1 है मूल में क्या पाए जाते हैं। देखिए पादपों में जो है मूल जड़ खनिज लवणों का अवशोषण करने का मुख्य अंग होती हैं, लेकिन जो जलीय पादप होते हैं इनमें जो है क्या होता है,
जल बहुलता होती है, जल को नीचे से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनमें क्या होता है, संवहनकूल जो होते हैं वो भी अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि जल को खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें जो है जल जो है वहीं पर पाया जाता है, अर्थात इनमें जो है जो मूल हैं वो लगभग हाशित होती हैं। कैसे होते हैं, हाशित होती हैं, या कह सकते हैं अपन जो है मूलों को मूल जो है वो कम विकसित होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। ठीक है भाई। दूसरा है आपका इसमें स्तंभ। देखिए जलोदुत पादप जो होते हैं उनमें स्तंभ जो है वो पतला होता है, कोमल होता है, हरा होता है या पीले रंग का होता है। जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी होने के कारण यह जो है तना इसका पांडुरत हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जल की धाराओं एवं जलाशय की लहरों के प्रतिबल को सहन करने के प्रति ये सक्षम हो जाता है। ठीक है, चूँकि जल की धाराएं चलती रहती हैं तो जो है पादप ऐसा लचीला हो जाता है कि जो है ये जल की धाराओं के साथ अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि आसानी से जल की धाराएं इसको पार करके निकल जाती हैं। ठीक है भाई। तो तीसरा है इसकी पर्णों में क्या पाए जाते हैं। देखिए निमग्न जलोदुत पादप जो होते हैं इनकी पर्णें लंबी, पतली और फीते के समान होती हैं। ठीक है, होता क्या है, पर्णों के ऊपर जो है इसमें बेसलिन का जमाव पाया जाता है। ऐसे कह सकते हैं पतले मोमी पत्तियां जो होती हैं, क्यों होती हैं मोमी पत्तियां, क्योंकि जल जो है इनको आसानी से छलक नहीं सकता। ठीक है, इस पर रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों पर एब्सेंट होते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते। ठीक है, जलोदुत पादपों में पर्णों में द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पादपों में जो है इस प्रकार इनमें अनुकूलन जो है ये पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है लवणोदुत पादप या अम्लुदुत पादपों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।